वहां पर हलचल है, कैसा वहां का रुझान है, अमरोहा सीट पर कैसे वहां पर अभी देखिए नजारा देखने को मिल रहा है, किस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं, इसी का नजारा लिया, वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाताओं ने। देखिए देवरिया उपचुनाव का मतदान अब शुरू हो गया है। लोग देखिए लाइनों में लग करके अब जो अपने मतों का प्रयोग करने के लिए लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से जिला प्रशासन ने यहाँ पे एक सबसे बड़ी व्यवस्था की है, जो भी यहाँ मतदाता आ रहे हैं उनके लिए जो है खास तरह से व्यवस्था की गई है कि उनकी थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाए, सैनिटाइजर का दिया जा रहा है और उसके बाद ही अपने आप ये लोग जो है अपने मतों का प्रयोग करेंगे। ये मॉडर्न बूथ है, मैं इसमें हूँ देवरिया के मॉडर्न बूथ पर। देखिए किस तरह से लोग लाइन लगाए हुए हैं और अपने मतों का प्रयोग करेंगे। देवरिया से भारत समाचार के लिए मनीष मिश्रा। 3 नवंबर है और आज अमरोहा की नौगांवा विधानसभा सीट पर मतदान शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूं अमरोहा की नौगांवा विधानसभा के पंजूसराय मतदाता बूथ पर, जहां पर मतदाता सुबह से ही लाइनों में खड़े हुए हैं। कितने जोश और उमंग के साथ यहां पर मतदाता शुरुआत में ही पहुंचे हैं। जोश के हम तो मतदान करने के लिए बहुत आधी रात से तैयार है। वैसे फिलहाल कब से इंतजार आप कर रहे थे? जी 4 बजे से इंतजार कर रहे हैं कि किस टाइम बूथ चालू हो और हम तैयार हैं। सुरक्षा की अगर यहाँ पर बात की जाए तो काफ़ी पुलिस यहाँ पर मौजूद है, तो कहीं ना कहीं जो उपचुनाव को लेकर सुरक्षा यहाँ पर लगाई गई है वो काफ़ी संजीदगी से यहाँ पर मौजूद है। आज 3 लाख से अधिक मतदाता यहाँ पर वोट डालेंगे, जो 14 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। प्रभु प्रभाकर, भारत समाचार, अमरोहा। ये वो सीट है अमरोहा की जहां पर इस वक्त पोलिंग बूथ पर मतदाता पहुंचे। वहां पर प्रबल ने पहुंचकर देखा कि क्या हाल है, वहां पर किस तरीके से आज रुझान देखा जा रहा है मतदाताओं का पोलिंग बूथ पर पहुंचने का लेकर, वो बताया है हमारे संवाददाता प्रबल ने। वहीं किस तरीके से बाकी की सीटों पर भी हाल है वो भी लगातार हमारे संवाददाता आपको बताएंगे। फिलहाल आज 7 विधानसभा सीटें हैं जिन पर आज उपचुनाव हो रहा है। अमरोहा की नौगांवा बस्ता की सीट है और फिरोजाबाद की टूंडला, बुलंदशहर, और इसी के साथ आगे देखिए जो सीटें बाकी बचेंगी वहां पर बीजेपी जो है अपना दबदबा कायम करने के लिए, अपनी सीटों को एक बार फिर से हासिल करने के लिए लगातार जी तोड़ कोशिश में लगी हुई है। हालांकि इस वक्त क्या हाल वहां पर जो और देखिए बुलंदशहर से हमारे संवाददाता मनोज ने एक रिपोर्ट भेजी है। क्या वहां पर पोलिंग बूथ का हाल है वो देखिए इस रिपोर्ट में। मैं बुलंदशहर के खालसा स्कूल में जहां मतदाता आना शुरू हो गया है, मतदाता यहां लाइन में लगे हुए हैं। बात करें तो पुलिस व्यवस्था की, तो पूरे जो मतगणना स्थल है वहां पूरी तरह चौक व्यवस्था की गई है, जहां कोई भी अराजक तत्व किसी भी तरह से कोई गलत नहीं करेगा। पुलिस व्यवस्था पीएससी और यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस यहाँ लगाई गई है, जिससे पूरी व्यवस्था यहाँ की चौक चाबंद रहे, जिससे मतदाता अच्छी तरह आता सके। और यहाँ सैनिटाइजर है, ग्लिप्स है और सभी की व्यवस्था कराई गई है। ये मॉडर्न बूथ बनाया गया है जहाँ से मतदाता बड़े खुश होकर के वोट डालने के लिए आ रहे हैं। मनोज उपाध्याय, भारत समाचार, बुलंदशहर। तो बुलंदशहर में देखिए मनोज वहां पर पहुंचे। मनोज ने पोलिंग बूथ का वहां पर जायजा लिया, देखा वहां पर क्या कुछ हलचल देखी जा रही है अभी फिलहाल पोलिंग बूथ पर। हालांकि देखिए कोविड प्रोटोकॉल के साथ वहां पर मतदाताओं को प्रवेश करने दिया जा रहा है। पोलिंग बूथ के अंदर बाकायदा यहां पर 1000 की संख्या हर पोलिंग बूथ पर रखी गई है। 1000 से ज्यादा लोगों को एक बार में नहीं जाने दिया जाएगा। और शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में वो जो कोविड के पेशेंट रहे हैं उनको भी कहा गया है कि वो भी यहां पर आके अपना वोट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ बैलेट पेपर की भी यहां पर व्यवस्था की गई है, यानी कि जो बुजुर्ग हैं उनके लिए व्यवस्था खासतौर पर की गई है ताकि यहां पर कोई दिक्कत उन्हें ना हो सके, बाकी लोगों को भी यहां पर कोई दिक्कत ना हो सके। हमारे संवाददाता देखिए संजय लगातार बने हुए हैं। आज 7 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, उन पर क्या हाल चल अभी वो संजय में लगातार पल पल अपडेट दे रहे हैं। संजय फिलहाल ये बताइए क्या यहाँ पर विकास का मुद्दा जो बीजेपी उठाती आई है वो आज हावी होगा विपक्ष, या फिर विपक्ष जो यहाँ पर हाल ही की हुई घटनाओं को लेकर हमलावर रहा है वो मुद्दे हावी हो जाएंगे बीजेपी पर? बिल्कुल शिवांगी, मैं बताऊं कि यूपी के चुनाव अन्य राज्यों की अपेक्षा बिल्कुल अलग होते हैं और यहाँ पर विकास का मुद्दा अगर बहुत प्राथमिकता में होता तो 2017 का इलेक्शन जो अखिलेश यादव हारे हैं वो विकास के मुद्दे पर न हारे होते, क्योंकि अब तक के कार्यकाल में अखिलेश यादव ने शानदार काम किया। और भले ही सरकार अपनी 3.5 पौने 4 साल की उपलब्धियों को लेकर के ये 7 विधानसभा के जो बाई इलेक्शन है
वहां पर चुनाव लड़ रही हो, लेकिन मुद्दे विकास के नहीं, मुद्दे जाति समीकरण के यूपी में खास करके तवज्जो दिए जाते हैं चुनाव में। और इन 7 सीटों पर चाहे बलिया हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे नौगावा अमरोहा की सीट हो, बुलंदशहर हो, घाटमपुर हो, या फिर बांगरमऊ उन्नाव किसी, इन सभी सीटों पर वहां के जाति समीकरण, वहां के फैक्टर और सरकार का फेल्यूर कहां पर कितना रहा, इन तमाम मुद्दे ये जो है तय करेंगे कि इन 7 सीटों पर परिणाम क्या आते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अपनी पूरी टीम को उन्होंने इन 7 सीटों पर पूरी ताकत के साथ झोंक जरूर दिया है, लेकिन विपक्ष ने अपना एक ऑप्शन बचा के रखा है कि सरकार को चुनौती है अपने पुराने प्रदर्शन को 6 सीटों को जीतने की और सुपड़ा साफ करे विपक्ष का। लेकिन विपक्ष हो, चाहे सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, इनके आला जो नेता हैं, उन नेताओं ने कोई भी रैली नहीं की। उनके कार्यकर्ता, उनके सेकंड लाइनर जो नेता हैं, उन लोगों ने इस चुनौती को जाकर के सीधे ग्राउंड पर लड़ा है। तो परिणाम जाति फैक्टर के तहत आएंगे और 10 तारीख को इसका फैसला होगा। लेकिन जो फैसला होगा, विपक्ष भले ही 2 सीटें आगे बढ़े, उसमें भी सरकार को घेरने का कि पूरे तरीके से प्रयास करेगा। लेकिन चुनौती सबसे बड़ी यह है कि सरकार अपने 2017 के परिणाम को दोहराए। जी, और बिल्कुल संजय, देखिए इस वक्त एक मल्हनी सीट है जौनपुर की, जिस पर इस वक्त नजर बीजेपी की भी है और चतुष्कोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश यहां पर बीजेपी कर रही है। हालांकि यहां पर सपा की देखिए एक परंपरागत सीट रही है। ऐसे में जब धनंजय वहां पर आते हैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, तो वो क्या सपा को उतनी टक्कर देंगे जितनी वो बीजेपी को दे रहे, बाकी दलों को दे रहे? बिल्कुल, जिस तरीके से जौनपुर की मल्हनी सीट है, वो सपा के इकलौती मात्र सीट ऐसी है 7 चुनाव में जो सपा की एक सीट थी, और वहां पर सपा ने जो है सपा ही नेता, दिवंगत सपा नेता के बेटे लकी यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो विरासत की जंग मल्हनी सीट पर है। हालांकि इस सीट पर बीजेपी की ज्यादा निगाह है कि इस सीट को, चूंकि वो काफी समय से सपा के ही खेमे पर मल्हनी सीट बनी हुई थी, हालांकि और यही वजह है कि वहां की जो बिसात है वो बीजेपी ने बहुत ही तरीके से जो है बिछाई है। देखना ये दिलचस्प होगा कि उस सीट पर क्या सपा को वो मिल पाती है, क्या लकी यादव अपने पिता की विरासत को संभाल पाते हैं, वहां की जनता को क्या वो भरोसे में ले पाए हैं इस चुनाव प्रचार के दौरान। तो ये देखना एक बड़ी चुनौती होगी, और यही वजह है कि वहां पर धनंजय ने जो है फैक्टर को चेंज करने का प्रयास जरूर किया है। कहा यह भी जा रहा है कि वो जो है निर्दलीय जरूर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम बन करके पर्दे के पीछे से इस पूरे फैक्टर को तोड़ने का प्रयास के लिए वहां पर उतारे गए हैं। लेकिन जो वहां की जनता तय करेगी कि आखिरकार मल्हनी सीट किसके खेमे पर जाने वाली है। बिल्कुल संजय, और देखिए अब एक सीट और बचती है बांगरमऊ सीट, जहां पर बांगरमऊ सीट पर देखिए अगर सबसे ज्यादा हम अगर देखें तो कांग्रेस ने यहां पर जीत हासिल की। 5 बार यहां से विधायक चुने गए कांग्रेस के, फिर सपा, फिर बसपा। बीजेपी यहां पर एक बार भी 2017 से पहले जीत नहीं हासिल कर पाई, लेकिन आज बीजेपी चाहेगी कि कुलदीप सेंगर के बाद वो एक बार फिर से सत्ता में आए, यहां पर जीत को हासिल करे। लेकिन कांग्रेस यहां पर आरती वाजपेयी को लाकर क्या लगता है एक बार फिर से 6ठी बार यहां पर अपना आधिपत्य स्थापित कर पाएंगे? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि बांगरमऊ की सीट अपने आप में बड़ी चुनौती है, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर के बाद जिस तरीके से उनको सजा हुई, उसके बाद ये सीट खाली हुई। इसके पहले ये सीट बीजेपी के पास नहीं थी, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर की जगह कोई दूसरा प्रत्याशी वहां पर पहुंचना, सबसे बड़ी बात यह कि उस परिवार जो जरूर इस चुनाव में उतरा हो, लेकिन सच्चाई ये है, ये अंदर के सूत्र बताते हैं कि बांगरमऊ की वो सीट पर जो कुलदीप सिंह सेंगर के तमाम समर्थक हैं, वो बहुत ही ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार को। और साक्षी ने महाराज ने भी बहुत पहले विरोध किया था, हालांकि संगठन के दबाव में आकर के उन्होंने अपनी बयान को बदला था। सपा ने इस सीट पर कब्जा करने के लिए अंतिम समय पर एक बड़ा दांव खेला। कांग्रेस के एक कद्दावर नेता पूर्व सांसद अन्नू टंडन को चुनाव के एक दिन पहले अपने जो है खेमे में ले लेती है। तो काफी बड़ा फैक्टर जो कांग्रेस अपनी आप को बड़ी बढ़त मान रही थी बांगरमऊ सीट पर, तो उस बढ़त को तोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने तुरुप के इक्के का इस्तेमाल अन्नू टंडन के तौर पर किया है। बीजेपी ने पूरी ताकत वहां पर झोंकी है और लगातार चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर उनके तमाम जो है कैबिनेट के मंत्री और डिप्टी सीएम वहां पर रैलियां करते रहे। लेकिन एक बड़ी चुनौती है कि बांगरमऊ की सीट
सीट का जो तिलिस्म है, जो कुलदीप सिंह सेंगर ने बनाया था, उसे कैसे तोड़ पाएगा, ये सारे दल प्रयास कर रहे हैं। जी शिवांगी, और बिल्कुल संजय, देखिए देवरिया सीट जहां पर देखिए ब्राह्मण वोट बैंक 50,000 के आसपास है, सबसे ज्यादा वहां पर दबदबा रखता है ब्राह्मण वोट बैंक। ऐसे में वहां पर जो पूरा मुकाबला देख रहे हैं वो त्रिपाठी मुकाबला हम कह सकते हैं, त्रिपाठी उम्मीदवार हर एक पार्टी ने उतारे हैं यहां पर। लेकिन जन्मेजय सिंह की मौत के बाद उनके बेटे को वहां पर फिर क्यों नहीं रखा गया? पहले तो भरोसा दिया गया था ना, क्या जाति समीकरण यहां पर एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ ये ब्राह्मण सीट के लिए? बिल्कुल, मैं बताऊं जिस तरीके से जिस सीट की बात आप कर रहे हैं बलिया की, यह सीट ऐसी है कि जहां पर ब्राह्मण मतदाता जीत और हार का अंतर तय करते हैं। और यही वजह है कि चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी ने त्रिपाठियों पर ही जो है अपने दांव खेले हैं। अब इस सीट पर जीतने वाला ये बनेगा कि सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन है, क्योंकि वहां पर सारे लोगों ने ब्राह्मणों पर ही दाव लगाया है। देखना यह होगा कि चाहे ब्रह्मशंकर त्रिपाठी हो या तमाम और जो उम्मीदवार हैं, वो किस तरीके से वहां के ब्राह्मण जो लेयर है उसे अपने पक्ष में करते हैं और वहां के लोगों को किन किन मुद्दों पर अपना जो है। बिल्कुल संजय, आपके पास वापस आते हैं, लेकिन दीपक हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं इस वक्त। दीपक, कानपुर में आप तो मौजूद हैं, घाटमपुर सीट पर चुनाव आज हो रहा है। हालांकि पहले देखिए ईवीएम खराबी की वहां पर खबर आ गई, अभी क्या वहां परिस्थिति देख पा रहे हैं आप, और क्या नियम आज कोरोना प्रोटोकॉल के तहत वहां पर बनाए गए हैं? जी, बताना चाहूँगा आपको, हालांकि अगर कोरोना प्रोटोकॉल की बात किया जाए तो यहाँ पर जो है नियम बनाए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की जा रही है। लेकिन अगर बात किया जाए जो है वोटिंग की, तो वोटिंग जो है जो आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, चाहे वो पतारा का हो चाहे वो घाटमपुर का हो, वहाँ पे दोनों जगह पर जो है लगभग तय समय से 10 मिनट लेट वोटिंग जो है वो शुरू हो पाई है। हालांकि टेक्निकल खराबी जो है ईवीएम मशीन में बताई गई है, लेकिन उसको सही कराने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है वो टेक्निकल खामी सही नहीं हो पाई है। यानी कि दीपक, वहां पर देखिए टेक्निकल खामियों की वजह से वहां पर जो बूथ प्रभावित हुआ है उसको अभी तक सही नहीं किया गया है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर जो मुकाबला देखा जा रहा है, बीजेपी बहुत कड़ी टक्कर देती दिख रही है, हर एक पार्टी यहाँ पर अपना दमखम दिखाती नजर आई है, लेकिन किसका पल्ला भारी वो सबसे ज्यादा जरूरी है जानना। जी देखिए, बताना चाहूँगा आपको, भाजपा ने जो है मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आए और उन्होंने भी जो है जनसभा किया था। इसके साथ ही जो है उप मुख्यमंत्री आए, उन्होंने भी जनसभा किया था। पूरी ताकत उन्होंने झोंकी है कहीं ना कहीं जो है मतदाताओं को लुभाने के लिए। लेकिन अगर बात किया जाए जो है दूसरी तरफ जो कांग्रेस दल है, उसने जो है गाँव जाकर के उसने नुक्कड़ सभाएं किया है, लोगों से जनसंपर्क किया है, घर घर जाकर के जो है मिलो जुलो है। और तो बताना चाहूँगा कि जो है कड़ा मुकाबला जो है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच ही देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अभी तक जो मतदाता आ रहे हैं कहीं ना कहीं जो है वो मन बना चुके हैं, जिनसे भी हमारी बात हुई है उनका सबका कहना है कि वो परिवर्तन चाहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जनता जो है घाटमपुर की वो परिवर्तन का मूड पूरी तरीके से बना चुकी है और कहीं ना कहीं ये भाजपा को नुकसान देगा। जी दीपक, देखिए बिल्कुल वहां पर भाजपा को क्या ये सीट इस बार नुकसान देती है या फायदा देती है, वो 10 नवंबर को हमें पता चल जाएगा। संजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हर एक सीट के बारे में वो जानकारी में लगातार दे रहे हैं। संजय, आपको क्या लगता है इस बार बीजेपी जो है वो 6 की 6 सीटों से ज्यादा यहाँ पर 7वीं सीट पर भी कब्जा ले पाएगी या फिर अपनी सीटें खो सकती है? बिल्कुल, ये तो इलेक्शन 10 तारीख को जो परिणाम आएंगे शिवांगी, वहां पर तय होंगे और काफी हद तक आज शाम तक जिस तरीके से रुझान है वो तय कर देंगे कि आखिरकार इन 7 जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं इनके परिणाम किस ओर जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के पास यही है कि उन 7 में 6 सीटें वो जो उनके पास थी 2017 की लहर में जिस तरीके से लगातार जीत हासिल हुई थी उसे कैसे दोहराई जाए। क्योंकि जिस तरीके से घाटमपुर सीट की अभी दीपक बात कर रहे थे, घाटमपुर सीट कमला रानी वरुण की थी। कमला रानी वरुण कैबिनेट मंत्री थी और कोविड के पॉजिटिव होने की वजह से उनकी गंभीर हालत में मौत हुई थी। वो सीट में जो है बाई इलेक्शन हो रहा है, बड़ी चुनौती है क्योंकि सुरक्षित
सीट है और सभी ने वहां पर दलित ही प्रत्याशी पर, उम्मीदवार पर जो है अपना भरोसा जताया है। लेकिन देखने वाली बात होगी, क्योंकि बलिया हाथरस के कांड को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष ने सरकार को पूरी तरीके से घेरा और कहीं ना कहीं दलित विरोधी सरकार की जो छवि है उसको बनाने का प्रयास किया, तो क्या घाटमपुर की इस सीट पर विपक्ष की तमाम नकारात्मक जो टिप्पणियां थी वो वहां पर कितना फैक्टर बन पाती है और कितना असर करेगी बाई इलेक्शन के परिणाम को, तो वहां का जो मतदाता, दलित मतदाता है वो वहां पर तय करेगा। हालांकि विपक्ष बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है और सपा हो या बसपा या कांग्रेस वहां पर छोटे छोटे नुक्कड़ सभाओं के जरिए लोगों को रिझाने और अपनी जो पार्टी का एजेंडा है और पार्टी की जो सोच है उसे बताने का प्रयास जरूर किया है। देखना यह होगा कि 10 तारीख को ये सीट किसकी झोली पे जाती है। शिवांगी जी संजोर, देखिए कानपुर का रुख एक बार फिर से हम कर लेते हैं। हमारे संवाददाता वहां से लगातार जुड़े हुए, क्योंकि कमला रानी वरुण के निधन के बाद से यहाँ पर बीजेपी जो है वो लगातार इसी कोशिश में रही कि सीट को एक बार फिर से बीजेपी अपने पाले में ले। और दीपक ये बताइए जरा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो विपक्ष रहा है उसने हाथरस कांड के मुद्दे को लेकर इतना ज्यादा आवाज अपनी बुलंद उठाई है कि यहाँ पर ये साबित हो जाए कि बीजेपी दलित विरोधी पार्टी है और हर एक प्रत्याशी वहां पर दलित समुदाय का ही आता है। ऐसे में क्या ये जो मुद्दा विपक्ष ने उठाया है, क्या इसकी आग सुलगती दिख रही है आपको वहां के वोट बैंक में? जी शिवांगी, देखिए बिल्कुल बताना चाहूँगा, जो घाटमपुर की सीट मानी जाती है वो दलित और ब्राह्मण बाहुल्य मानी जाती है। यहाँ पर जो 3.25 लाख मतदाता है उसमें से करीब जो है 1,10,000 मतदाता है वो दलित है। तो कहीं ना कहीं ये जो है बड़ा फैक्टर है। ये हाथरस का जो कांड हुआ था, विपक्ष ने इसको मजबूती के साथ में उठाया है, इस मुद्दे को पकड़ा है और लपका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है वो बड़ा नुकसान बीजेपी के लिए ये हो सकता है। जी देखिए दीपक, ये नुकसान कितना होगा बीजेपी को इसमें और विपक्ष कितना फायदा उठाएगा वो हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी संजय का रुख कर लेते एक बार हम। संजय देखिए, यहाँ पर अगर हम सपा, कांग्रेस, बसपा को देखें तो उनके मुखिया हमें कहीं नजर नहीं आए चुनाव प्रचार में। बीजेपी के तरफ से सीएम खुद हर सीट पर जाते हैं, तो क्या सीएम का चेहरा ऐसा होगा जो लोगों के दिलों में घर कर पाया होगा, या जो प्रत्याशी हैं हर सीट पर बीजेपी के वो यहां पर इन सीटों पर दबदबा बना पा रहे होंगे बीजेपी की तरफ से? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, चाहे सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस, उनकी पार्टी के जो मुखियाओं ने इन बाई इलेक्शन में कोई भी रैली नहीं की और अक्सर जो है विपक्ष जब भी सत्ता में जो नहीं होता है तो वो रैलियां नहीं करता है। लेकिन सत्ता पक्ष की सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्योंकि एक बड़ा मैंडेट मिला था 2017 के बाद जो है इलेक्शन में, आम इलेक्शन में, और उन्हीं में इन 700 में 6 सीटें बीजेपी के पास ही हैं। तो चूंकि विपक्ष अगर इन 6 सीटों पर बीजेपी दोबारा अपनी जो है प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाती है तो विपक्ष पूरी तरीके से हंगामा करेगा और कहीं ना कहीं मानसिक बढ़त हासिल करते हुए 2022 की जो पृष्ठभूमि है वो तैयार करते हुए 2022 में जाएंगे। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ व उनकी टीम, चाहे डिप्टी सीएम केशव मौर्य हो रहे हो या दिनेश शर्मा के साथ अलावा उनके दर्जनों मंत्री और विधायक, सांसद और कार्यकर्ता, लगातार पूरी ताकत के साथ इन सभी सीटों पर उन्होंने ताकत झोंकी है, न कि ग्राउंड जीरो पर कि जो सियासी फैक्टर, जाति फैक्टर और किस तरीके से सरकार के एजेंडे और विकास के मुद्दे को लेकर के हर एक पर अपनी अपनी गोटे हर खेमे पर बिठाने का प्रयास किया है। देखना ये होगा कि ये तमाम जो बिसातें बिछाई थी योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार ने और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के संगठन ने कितना ज्यादा फैक्टर जीत का तय कर पाएगा, तो ये तो 10 तारीख को तय होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सांसें जरूर अटकी है, खास करके सरकार की, क्योंकि पुनरावृत्ति करना इस पूरे बाई इलेक्शन की 7 सीटों में 6 सीटें काबिज करना। बिल्कुल संजय, आपके पास वापस आती हूँ मैं। अमरोहा से प्रबल भी देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अमरोहा में क्या कुछ चल रहा है अभी वो प्रबल में बताएंगे। प्रबल, आप जरा जो आपके पीछे वोटर्स आए हुए हैं, अगर आप उनसे बात कर पाए तो जरा बात करिए और हल्का सा उनके अंदर दिल में जागने की कोशिश कीजिए, क्या छुपा है उनके कोने में दिल के? शिवांगी देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर सुबह से ही मतदान शुरू हो गया है, लोगों में काफी उत्साह और उमंग है। सुबह से लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। आइए कुछ मतदाता यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या आप किस मुद्दे को लेकर आप यहाँ पर पहुंचे हैं जो वोट करने के लिए? मतदान करने के लिए पहुंचे। क्या आपका मुद्दा, क्या विकास के लिए क्या मुद्दा आपका रहेगा? क्या मुद्दा रहेगा? हमारे क्षेत्र में विकास हो। और भी कुछ शिवांगी यहाँ पर वोटर्स हैं, क्या नाम है आपका? समरपाल सिंह। आप सुबह से यहाँ पर लाइन में लगे हैं, 7 बजे से लगे हुए हैं। क्या मुद्दा आपके यहाँ विकास के रहेंगे? इंसाफ की लड़ाई के लिए
वोट दे रहे हैं। अभी तक जो यहाँ पर पिछले रहे हैं विधायक वगैरह, क्या उन्होंने कितना विकास यहाँ पर कराया बस था? सबने बराबर ही किया है, थोड़ा थोड़ा सभी कर रहे हैं। लगातार रैलियां हुई हैं बीजेपी सरकार की यहाँ पर, बीजेपी अच्छा काम कर रही है। जैसे कि मुख्यमंत्री तक यहाँ पर पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं जो 2022 में भी चुनाव के लिए यहाँ पर शुरुआती की जा रही है, जैसे कि आज उपचुनाव है, जी। तो और क्या आपके विकास के यहाँ पर मुद्दे रहे? विकास क्या अच्छा है, भाईचारा रहे, गाँव में गुंडागर्दी न रहे, यही चाहते हैं हम तो अपने नेताओं से। तो शिवांगी, यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो गांव का विकास होता है, जो विकास के यहाँ पर मुद्दे हैं वो पूरे हों, वही ऐसा विधायक वो यहाँ पर चुनने के लिए पहुंचे हैं। जी प्रबल, आप वहां पर लगातार नजर बना के रखिए, हमारे बाकी सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन अभी हम एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, फौरन होंगे हाजिर। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच MDH। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। घंटों रियाज करना पड़ता है एक ब्लॉकबस्टर गाना बनाने के लिए, लेकिन डेंगू जैसी बीमारी को हराने के लिए हमें बस 10 मिनट निकालने हैं। एक सिंपल सा काम करना है। दिल्ली सरकार द्वारा